जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान जीके में अपना पहला टॉपिक, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में आपके ये टॉपिक काम आएगा। हम पूरा भूगोल पढ़ेंगे राजस्थान का, बिल्कुल बेसिक से पूरा एक एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक भी चीज हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। शाम को 8 बजे डेली आपको क्लास मिलेगी। और भी यदि आपकी कोई डिमांड है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके आपकी डिमांड के अनुसार क्लास लगवा देंगे। तो साथियों, ऑल एग्जाम के लिए, चाहे आप ग्राम विकास अधिकारी मेंस एग्जाम की कर रहे हैं, वन रक्षक वनपाल भी, या इसके अलावा आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो पीटीटी बीएसटीसी की कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी है। सबसे अपना आज पहला टॉपिक है, वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का परिचय की बात करें तो राजस्थान को राजस्थान नाम कैसे मिला, राजस्थान को राजस्थान नाम कैसे मिला, राजस्थान नाम कब दिया गया और कैसे दिया गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्राचीन समय में क्या राजस्थान को राजस्थान के नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल भी नहीं जाना जाता था। तो प्राचीन समय में राजस्थान को क्या क्या नाम दिए गए हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न निकलता है, 100% यहां से एग्जाम में प्रश्न निकलता है। तो हम जानते हैं पूरी डिटेल से, आप सभी साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की, यानी कि वैदिक काल की। वैदिक काल में आप सभी को पता है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में राजस्थान का क्या नाम था? तो राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जानते थे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा बात करें रामायण काल की, तो रामायण काल में आपको पता है जो महर्षि थे वाल्मीकि, इन वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर की संज्ञा दी है। वाल्मीकि ने राजस्थान को किस नाम से पुकारा? यह प्रश्न पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। तो वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर के नाम से पुकारा। तो यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। दूसरी बात करें महाजनपद काल की। महाजनपद काल में राजस्थान के प्रत्येक अलग अलग भूभाग को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि राजस्थान का सबसे उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़, इसको जानते थे योध्य प्रदेश। गंगानगर और हनुमानगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को बोलते थे योध्य प्रदेश। क्या बोलते थे? योध्य प्रदेश। बात करें महाभारत काल की, महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में राजस्थान का जो बीकानेर है, बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते थे जांगल प्रदेश। क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश। महाभारत काल में बीकानेर का नाम था। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जांगल प्रदेश और जो बीकानेर के शासक होते थे उन्हें बोलते थे जांगलधर बादशाह। क्या बोलते थे? जांगलधर बादशाह। इसके बाद में हम बात करें बेराट, बेराट जयपुर, इसका प्राचीन नाम मिलता है विराटनगर। क्या मिलता है? बेराट जयपुर का विराटनगर। और आप सभी को पता है मत्स्य जनपद की यह राजधानी भी हुआ करती थी। अगली बात करें अलवर, अलवर और इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको बोलते हैं मत्स्य जनपद। क्या बोलते थे? मत्स्य प्रदेश या मत्स्य जनपद बोलते थे अलवर का जो आसपास का क्षेत्र है। अगली बात करें भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसका जो आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोला जाता था सूरसेन। इसका प्राचीन नाम क्या है? सूरसेन है। तो दोस्तों ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है कि वैदिक काल में राजस्थान का क्या नाम था, ब्रह्मव्रत। रामायण काल में या महर्षि वाल्मीकि ने इसको क्या नाम दिया? मरुकांतर। महाजनपद काल में गंगानगर हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम योध्य क्षेत्र मिलता है, बीकानेर का जांगल प्रदेश मिलता है, बेराट का विराटनगर, अलवर का मत्स्य जनपद और भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है इसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और भी हम बहुत सारे नाम पढ़ेंगे, प्राचीन नाम, पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। शाम को 8 बजे आप सभी साथी लाइव डेली जुड़े। इसको एक बार आप नोट कर ले, उतार ले। यदि आपको सुस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्वालिटी 480 पर करके देख ले और फुल स्क्रीन में करके देखा करो क्लास। एक बार आप इसको उतारे अच्छे ढंग से, आगे बढ़ते हैं। फिर क्लास को रोककर उतार लें दोस्तों, एक बार आगे बढ़ते हैं बिना टाइम समय गवाए, ताकि कम समय में अधिक कवर कर सके हैं। अब देखो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं और भी उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है इसको प्राचीन समय में बोलते थे सिवी जनपद। किस नाम से पुकारा जाता था? सिवी जनपद। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। सिवी जनपद किसका प्राचीन नाम है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का। दूसरी बात करें जैसलमेर का, तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मिलता है मांड। क्या मिलता है? मांड या वल। तो यह भी ध्यान रखना जैसलमेर का भी। अगला है जालोर, जालोर का प्राचीन नाम मिलता है सुवर्णगिरी। क्या मिलता है जालोर का? सुवर्णगिरी। अगला है भीनमाल,
भीनमाल का प्राचीन नाम मिलता है सिरिमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? सिरिमाल। अगला है नागौर। नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। नागौर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अहिछत्रपुर। ठीक है, तो ये प्राचीन नाम है, ध्यान रख लेना। और एक बार आप लिख लेना, साथ में रो कर लिख लो एक बार क्लास को, एक बार लिख लो क्लास को रोक कर। जिसको साफ नहीं दिखाई दे रहा है उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि क्लास को 480 में करके देखें। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो 480 की क्वालिटी करके देखें, आपको सुस्पष्ट दिखाई देगा। और मोबाइल को आप फुल स्क्रीन में करके देखें हमेशा। क्लास को उतार लो एक बार, इनको रोक कर। ये चीजें आप साथ में नोट्स बनाते जाएं, तभी आपको फायदा होगा। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। कि भाई राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहां पर मिलता है? तो इससे ध्यान रखना, जो पुराने अपने शिलालेख है उनमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या नाम उनका मिलता है राजस्थान में, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने दो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो शिलालेख है जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, एक तो आपका है गोसुंडी का शिलालेख, दूसरा है बसंतगढ़ का शिलालेख। गोसुंडी का शिलालेख और बसंतगढ़ का शिलालेख। सबसे पहले बात करते हैं गोसुंडी शिलालेख की। गोसुंडी शिलालेख कहां पर है? ये नगरी चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर मिला है? नगरी चित्तौड़गढ़ में। 532 ईसा पूर्वी का है। कब का है? 532 ईस्वी पूर्वी का। यहां बात करें गोसुंडी शिलालेख की, तो इसमें राजस्थान का जो नाम है वो मिलता है राजस्थानिया। क्या मिलता है? राजस्थानीय। क्या मिलता है? राजस्थानी नाम मिलता है गोसुंडी शिलालेख में सबसे पहले। उसके बाद में बात करें हम गोसुंडी शिलालेख की, तो ये खंडित शिलालेख है। क्या है? खंडित है। संस्कृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। किस भाषा में लिखित है ये भी आप ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं, इसकी खोज किसने की? गोसुंडी शिलालेख की खोज की थी कवि श्यामलदास के द्वारा। किसके द्वारा की गई? श्यामलदास के द्वारा। यह संस्कृत और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, तो इसको पढ़ा किसने? तो इसको पढ़ा था डी.आर. भंडारकर ने। किसने पढ़ा? डी.आर. भंडारकर ने। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम उल्लेख मिलता है गोसुंडी शिलालेख में, कितना पुराना है, कहां पर मिला है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगली बात करें बसंतगढ़ के शिलालेख की, तो बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान्यादित्य। राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान्यादित्य। ये इस शिलालेख की बात करें बसंतगढ़ की, तो ये 682 ईस्वी पूर्वी का है। कब का है? 682 ईसा पूर्वी का ये शिलालेख है। बात करें बसंतगढ़ शिलालेख की, तो ये कहां पर मिला है? बसंतगढ़ सिरोही के अंदर मिला है। यह खिमल माता का मंदिर है, इस खिमल माता के मंदिर में ये मिला, बसंतगढ़ शिलालेख है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर ये शिलालेख आपको मिल जाएगा खिमल माता के मंदिर में। और शिलादित्य जो मेवाड़ के शासक थे, कौन थे? शिलादित्य। इसका इसमें उल्लेख भी मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में ही। किसका उल्लेख मिलता है? मेवाड़ के शासक शिलादित्य का इसमें उल्लेख मिलता है। कहां पर है ये? खिमल माता के मंदिर में। कितना पुराना है? 682 ईस्वी पूर्वी का पुराना है। और इसमें राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान्यादित्य, और गोसुंडी के शिलालेख में मिलता है राजस्थानीय। क्या मिलता है? राजस्थानीय। दोनों चीजें आप उतार लो। इस शिलालेख के बारे में आपको साथ में पता चल गया। क्लास को बीच में रोककर नोट कर लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों मध्यकाल में। ये तो हमने प्राचीन राजस्थान की बात की, अब हम बात करेंगे मध्यकाल में राजस्थान के किस भूभाग को किस नाम से जाना गया। क्योंकि मध्यकाल में क्या हुआ था आप सभी को पता है, सल्तनत काल में उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के विभिन्न यहाँ पर दुर्गों पर आक्रमण किया अलग अलग क्षेत्रों में, उस समय उसने वहां पर लूटमार की, वहां पर विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने, और राजस्थान के क्षेत्रों का नाम उसने बदल दिया, अपने खुद के नाम पर या किसी अपने पुत्र के नाम पर अलग अलग नाम इसको दे दिया। तो हम बात करेंगे, आप हेडिंग डालो सबसे पहले मध्यकाल में राजस्थान के नाम। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ में का प्राचीन नाम मिलता है खिजराबाद। यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में और 100% आएगा। जो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, चित्तौड़गढ़ का क्या मिलता है? खिजराबाद। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद नाम किसने दिया? तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की तो इसका नाम चित्तौड़ का बदलकर खिजराबाद कर दिया। दूसरा जालोर। अब आप बोलोगे सर आपने पीछे तो बताया था कि चित्तौड़ का उदयपुर का प्राचीन नाम है वो है सिवी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना मध्यकाल का पूछे तो खिजराबाद होगा, या अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या बदल कर रखा? खिजराबाद रखा। जालोर, जालोर का हमने पढ़ा था प्राचीन नाम क्या है? सुवर्णगिरी। क्या है? सुवर्णगिरी। लेकिन मध्यकाल में इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर विजय प्राप्त की और जालोर का नाम बदल कर किया जलालाबाद। क्या नाम किया? जलालाबाद। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो ये भी आप लिख लो। अगली है सिवाना। सिवाना दुर्ग को जीता क्योंकि जालोर दुर्ग की चाबी है सिवाना दुर्ग और सिवाना दुर्ग की चाबी है जालोर का दुर्ग। तो इसको जीतने से पहले इसको जीतना जरूरी था, तो सिवाना को जीता अलाउद्दीन खिलजी ने और इसका नाम बदलकर किया खैराबाद। सिवाना का नाम क्या किया? खैराबाद, सिवाना बाड़मेर। इसके बाद में उदयपुर। उदयपुर का नाम, उदयपुर का प्राचीन नाम मिलता है मोहम्मदाबाद। क्या मिलता है? मोहम्मदाबाद। ये नाम किसने दिया? उदयपुर को मोहम्मदाबाद नाम किसने दिया? तो उदयपुर को मोहम्मदाबाद नाम दिया अकबर ने। किसने दिया? मुगल सम्राट अकबर ने दिया। यहाँ पर बात करें तिमनगढ़ दुर्ग करौली, तो इसका प्राचीन नाम मिलता है इस्लामाबाद। क्या मिलता है? इस्लामाबाद। ये नाम दिया था मोहम्मद गौरी ने। किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने इसका नाम चेंज किया था। बात करें आमेर दुर्ग जयपुर की, तो इसका नाम मिलता है मेमिनाबाद। क्या मिलता है? मेमिनाबाद और मोहम्मदाबाद, ये दोनों ध्यान रखना अलग अलग है। और इस्लामाबाद भी लास्ट में देखो बाद आ रहा है, सभी में बाद है। खिजराबाद है, बाद है। जलालाबाद बाद है। खैराबाद बाद है। इसमें भी बाद आ रहा है, इसमें भी बाद आ रहा है और इसमें भी बाद आ रहा है। सब में लास्ट में बाद आ रहा है, ध्यान रख लेना मध्यकाल में। तो आमेर का मिलता है मेमिनाबाद और ये नाम दिया था मोहम्मद शाह ने। किसने दिया? मोहम्मद शाह ने। तो ये प्राचीन नाम है, आप याद रख लो। चित्तौड़ का मिलता है खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने। जालोर का नाम किया अलाउद्दीन खिलजी ने बदलकर जलालाबाद। सिवाना का खैराबाद, उदयपुर का मोहम्मदाबाद अकबर ने, और तिमनगढ़ दुर्ग करौली का इस्लामाबाद, और आमेर का मिलता है मेमिनाबाद। तो ये चीजें आप नोट कर लो दोस्तों, ये चीजें आप क्लास को रोक कर नोट कर ले, यहां से प्रश्न निकल जाता है एग्जाम में कई बार। अब हम बात करेंगे मध्यकाल की, बात कर ली, प्राचीन राजस्थान की बात कर ली, और अब हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में। अंग्रेजों के काल में इसको किस किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना, राजस्थान, राजस्थान, ये आपको अलग अलग नाम मिलते हैं ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के काल में। तो उन पर भी हम बात करेंगे। और देश की आजादी के बाद या स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के किस एरिया का क्या नाम था, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो उतार लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अब यह बात करेंगे दोस्तों ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह राजपूत राजाओं का राज था, शासन था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने कहा ये क्या है? राजपूताना है, रजवाड़ा है, राजा महाराजाओं का राज है, रजवाड़ा है, राजस्थान नाम से पुकारा। लेकिन ध्यान रखना किसने कौन सा नाम दिया, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? राजस्थान को राजपूताना नाम दिया जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया दोस्तों? ये अंग्रेज थे, जॉर्ज थॉमस ने दिया था सन 1800 ईस्वी में। किसमें उल्लेख मिलता है? उल्लेख मिलता है, इनकी एक पुस्तक है, विलियम फ्रैंकलिन की रचना है, जिसका नाम है, विलियम फ्रैंकलिन की रचना का मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कब प्रकाशित हुई? 1805 में। तो इसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रख लेना। राजपूताना नाम राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन ने जो एक पुस्तक लिखी थी, रचना है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी बात करें, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े पर बैठकर ये राजस्थान में घूमते, इधर उधर का प्रदेश देखते। तो ये कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। इनकी एक पुस्तक है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, क्या नाम है? एनालेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। 1829 में यह पुस्तक लंदन में प्रकाशित हुई थी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, और इसका हिंदी में अनुवाद किया था अपने राजस्थान के गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। 1835 में इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में यहाँ से अधिकतर आप कोचिंग करने जाते हो तो आपको यहीं से पढ़ाना शुरू किया जाता है, तो ये चीज आप उतार लो। अब आगे बात करेंगे देश की आजादी के बाद। देश से स्वतंत्रता से पहले की हमने बात कर ली, अब स्वतंत्रता यानी देश की आजादी के बाद की बात करें या ब्रिटिश काल की बात करें, तो ये उतार लो, एक बार बीच में रोककर उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखो दोस्तों, बात करते हैं ब्रिटिश काल में भारत के राज्य। अंग्रेजों के काल में भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। अंग्रेजों ने अलग अलग यहाँ पर श्रेणियों में बांट दिया, A, B, C और D, 4 अलग अलग श्रेणियों में इन राज्यों को बांटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A श्रेणी, B श्रेणी, C श्रेणी और D श्रेणी। अब आपको यह पता होना चाहिए भाई किस श्रेणी में किसको रखा गया। तो A श्रेणी में उन राज्यों को रखा जाता था जो ब्रिटिश प्रांत थे,
अंग्रेजों के जो राज्य थे, ब्रिटिश राज्य थे, उनको रखा जाता था। और इस पर यहाँ पर जो शासन करता था, यहाँ का प्रमुख होता था, शासन करता था, वो था गवर्नर जनरल। कौन करता था? गवर्नर जनरल। दूसरा है बी श्रेणी। तो बी श्रेणी में आती थी अपनी रियासतें। जैसे कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, ध्यान रखना। तो बी श्रेणी में रियासतें आती थी और यहाँ का रियासत का प्रमुख कौन होता था? राजा। यहाँ पर शासन करता था राजा। सी श्रेणी में बात करें तो सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ का जो प्रमुख होता था इस केंद्र शासित प्रदेश का, वो होता था एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजीजी इसमें सी श्रेणी में आता था, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? दिल्ली अभी भी है, अजमेर मेरवाड़ा, इसके अलावा कुर्ग और बलूचिस्तान। ये आपके 4 प्रकार के थे, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। यह सी श्रेणी के राज्य थे। डी श्रेणी में अर्जित प्रदेश, यानी अंग्रेजों के द्वारा हड़पे गए प्रदेश इसमें शामिल थे, और ये जैसे कि अंडमान निकोबार। तो ये आपके 4 प्रकार के राज्य थे, अलग अलग श्रेणियां थी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। इनको आप लिख लो एक बार, उतार लो एक बार। ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत, जहां का प्रमुख होता था गवर्नर जनरल। बी श्रेणी में अपनी रियासतें आती थी, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। तो राजस्थान किसमें आता था? राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, रियासतें थी राजस्थान में, तो बी श्रेणी का राजस्थान राज्य था। और सी श्रेणी का भी था, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में था, तो ये केंद्र शासित प्रदेश था, तो ये सी श्रेणी का था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। उतार लो एक बार दोस्तों। उतार लिया तो मैं आगे बढ़ता हूं बिना समय गवाए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देश की आजादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसके सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना दोस्तों, जुलाई 1947 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण आप सभी को पता है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो राजस्थान एकीकरण का प्रथम जो चरण था, जिसे हम बोलते हैं मत्स्य संघ, क्या बोलते हैं? मत्स्य संघ। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को, प्रथम चरण मत्स्य संघ। दूसरी बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण था एकीकरण का 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एकीकरण के समय कब हुआ था? तो ध्यान रखना, एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था 25 मार्च 1948 को। यहां पर राजस्थान संघ बना था। क्या बना था? राजस्थान संघ बना, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। यह चीज आप ध्यान रखना। राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, षष्ठम यानी छठे चरण में। 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में राजस्थान शब्द को मान्यता दी गई। तो यह चीज भी आप ध्यान रखना। यहां से देखो कितने प्रश्न बन रहे हैं। बात करें 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला, और राजस्थान का जो एकीकरण पूरा हुआ वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, यानी राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया। तो इतनी चीजें यहां से आप नोट कर लो। इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और यदि पूछे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो यहां से आप नोट कर लो इतनी जानकारी कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान एकीकरण का जनक इन्हें कहा जाता है। राजस्थान का एकीकरण की बात करें तो एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में शुरू हुआ, जिसे मत्स्य संघ कहा जाता है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, राजस्थान संघ बना 25 मार्च को। राजस्थान शब्द को मान्यता कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में दी गई। एकीकरण के छठे चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला, और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को। इतनी जानकारी आप लिख लो एक बार रोक कर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एकीकरण की बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कितने जिले थे और कितने संभाग थे। तो यहां से देखो प्रश्न पूछा जाता है। तो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। और राजस्थान में जिले कितने थे? 26 जिले थे। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। सबसे पहले कौन कौन से संभाग थे, क्या था, वो सारी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जिलों की। तो सबसे पहले संभाग की बात करूं तो राजस्थान में एकीकरण के समय 5 संभाग थे, और वर्तमान में कितने संभाग है? वर्तमान में 7 संभाग है। कितने हैं? 7।
जिले उस समय 33 थे, 26 थे सॉरी, और वर्तमान में 33 जिले हैं। कितने हैं? 33। अब देखो, सबसे पहले संभाग की बात करूं तो सबसे पहला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जयपुर। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ध्यान रखना, सीकर, अलवर, दौसा और झुंझुनू और जयपुर, ये 5 इसमें जिले आते हैं और कुल क्षेत्रफल का 24.43% भाग है। दूसरे संभाग की बात करें तो दूसरा संभाग है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, सिरोही, जालोर, जैसलमेर और पाली। लिख लेना आप, 34.40% भाग है क्षेत्रफल का। तो ध्यान रखना, जोधपुर संभाग जो कि आप सभी को पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग था उस समय भी और आज भी है। अगला है उदयपुर संभाग। कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर संभाग में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जिले शामिल है। कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ उस समय नहीं था, नवगठित जिला है। अगली बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर ये 4 जिले ही शामिल है। अगला संभाग था कोटा। तो ये 5 संभाग ही थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जब एकीकरण हुआ उस समय टोटल कितने संभाग थे? 5 ही। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? बूंदी, बारां, झालावाड़ और कोटा, ये 4 जिले ही है। और क्षेत्रफल इसका था 8.31%, यानी क्षेत्रफल में उस समय सबसे छोटा संभाग यही था। जनसंख्या में भी सबसे छोटा कोटा ही था। यदि आपको पूछे तो ध्यान रख लेना, उस समय कोटा था सबसे छोटा क्षेत्रफल में और सबसे जनसंख्या में भी, और सबसे बड़ा कौन सा था? जोधपुर था क्षेत्रफल में और जनसंख्या में जयपुर था। तो ये आप संभाग उतार लो एक बार। एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। कौन कौन से इनमें जिले शामिल है? उस समय सबसे छोटा कौन सा था, सबसे बड़ा कौन सा था, ये चीजें आप लिख लो। इसके बाद में देखो आगे और भी देखते हैं। ध्यान रखना, उतार लो आप एक बार। 1 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यह संभागीय जो व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया था। मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। और आपका जो 6वां संभाग बना था वो बना था अजमेर। पहले 5 संभाग ही थे, उसके बाद 6वां संभाग बना 26 जनवरी 1987 को अजमेर। और उसके बाद में 7वां संभाग बना था भरतपुर। कौन सा बना था? भरतपुर। तो ये चीजें आप उतार ली होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक यहां पर नोट लगाकर लिखो दोस्तों कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये जो संभागीय व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया था अप्रैल 1962 में, ये ध्यान रखना। तो फिर वापस पुनः प्रारंभ किसने किया? तो ध्यान रख लेना, 6 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने, जब ये मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी, तो इन्होंने पुनः प्रारंभ कर दिया संभागीय व्यवस्था को। और वर्तमान में भी चल रही है संभागीय व्यवस्था। 1987 में हरिदेव जोशी ने इसको शुरू किया। अब बात करें 5 संभाग एकीकरण के समय थे, तो 6वां संभाग कौन सा बना? तो 6वां संभाग अजमेर बना था। कौन सा बना? अजमेर, 26 जनवरी 1987 को। और 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को भरतपुर। 7वां संभाग कौन सा बना था? भरतपुर, जो कि क्षेत्रफल में वर्तमान में सबसे छोटा संभाग है। उस समय वर्तमान कौन सा था सबसे छोटा? कोटा था। भरतपुर से पहले कोटा था। भरतपुर जैसे ही बढ़ा तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा हो गया? भरतपुर हो गया। और इनमें कौन कौन से जिले शामिल है वो आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अजमेर में कौन कौन से जिले हैं? एक तो अजमेर हो गया, एक नागौर हो गया जो कि यहाँ का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, नागौर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा, ये जिले इसमें आते हैं। ये अजमेर संभाग में आते हैं, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। और भरतपुर में कौन कौन से आते हैं? भरतपुर में कौन कौन से जिले शामिल है? एक तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर और भरतपुर खुद। तो ये जिले इसमें आते हैं। तो ये चीज आप उतार लो एक बार, ये यहां से प्रश्न निकल जाता है कई बार कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने कब किया? 1962 में। शुरू किसने किया? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने किया। और 6वां संभाग बना था अजमेर उस समय। और 4 जून 2005 को भरतपुर बना था 7वां संभाग। ये उतार लो आप एक बार। अब बात करते हैं जिलों की, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं जिलों के, कि राजस्थान के एकीकरण के समय कितने जिले थे?
तो राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले थे। 26वां जिला कौन सा था? तो 26वां जिला अजमेर ही था। कौन सा था? अजमेर। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। और उसके बाद में राजस्थान में वर्तमान में 33 जिले हैं। तो कौन सा जिला कब बना, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये उतार लो। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जिलों की। हमने संभाग की बात कर ली। अब देखो 1 नवंबर 1956 को बात करें तो 26 जिले थे, और जो 26वां जिला था वो था अजमेर। 1 नवंबर 1956 को बना। उसके बाद में राजस्थान में कौन कौन से जिले बने उनको आप याद रखना। इसके बाद में 27वां जिला, तो 27वां जिला बना था दोस्तों, वो बना था धौलपुर। कौन सा बना? धौलपुर। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बना था धौलपुर। धौलपुर के बाद में 28वां जिला बना था, वो बना था बारा। कौन सा बना था? बारा जिला। 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे। ये डेट आपको 3 जिलों में एक याद रखनी है। कौन कौन से बने थे? बारा, दौसा और राजसमंद। 28वां बारा, 29वां दौसा बना, और 30वां बना था राजसमंद। कौन सा बना था? राजसमंद। ये तीनों जिले एक साथ में बने थे। इनको आप देख लेना। 10 अप्रैल 1991 को, ठीक है। उसके बाद 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। अभी इनकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं। हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994 को। उसके बाद में 32वां जिला बना करौली, 19 जुलाई 1997 को। 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे छोटे क्षेत्रफल में जिले कौन से हैं? तो सबसे छोटा है धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद। ये सबसे छोटे जिले। सबसे छोटा धौलपुर हो गया, उसके बाद दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद। ये सबसे छोटे जिले हैं क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर ये जिले याद रखना। इनके एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अजमेर मारवाड़ी में ट्रिक बता रहा हूँ, आप लिख भी लेना साथ में। अजमेर बना आपको पता है 26वां जिला। उसके बाद में 27वां धौलपुर बना। धौलपुर से धूल होगी, क्या होगी? राजस्थान में क्या उड़ती है? धूल उड़ती है। अरे आंधियां चलती है, राजस्थान में धूल उड़ती है, तो आपका जिला बन गया धौलपुर। कि राजस्थान वालों ने धूल उड़ा दी। अब धूल उड़ा दी राजस्थान वालों को ने, तो राजस्थान को बाहर कर दो ताकि धूल ना उड़े। तो बाहर किया तो 12 बन गया, बाहर से 12 बन गया। अब बाहर कर दिया तो हमारे एक सबसे बड़ी कमी है कि हम कोई भी गलती करते हैं तो एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि भाई तेरी गलती है, तेरी है। तो बाहर करने पर एक दूसरे को दोष देने लगे तो दोसा बन गया। कौन सा बन गया? दोसा। अब देखो धूल उड़ा दी अपन, 12 अपन कर दिया, दोष आपा दिवा गया एक दूसरे ने। अब कहीं करा, अब बाहर वालों को क्या मिल गया? राज करने का मौका मिल गया। अरे अपनी धूल पूरी उड़ गई, बाहर अपन को कर दिया, अपन अकेले रह गए, हम एक दूसरे को दोष देने लगे, आपस में लड़ने लगे, तो बाहर वालों को राज करने का मौका मिल गया। तो राज से राजसमंद बन गया। उसके बाद कौन सा बन गया? राजसमंद। अरे अब राज बाहर वाले राज करने लगे, अब क्या करे? अब तो हालत खराब हो गई कि अब तो कोई हनुमान जी आएंगे। अरे हनुमान जी का अवतार होगा, हनुमान जी आएंगे और इनको वापस बाहर भगाएंगे। तो राजसमंद के बाद में हनुमान जी से हनुमानगढ़ बन गया। कौन सा बन गया? हनुमानगढ़ बन गया। हनुमान जी आ गए, अब हनुमान जी कुछ करेंगे, करेंगे यानी करौली बन गया। हनुमान जी कुछ करेंगे, करौली बन गया। और सबसे लास्ट में प्रतापगढ़ अपना है। तो ये जिले आप याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार या लिख लो रोककर। अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना। धौलपुर 27वां जिला बना 15 अप्रैल 1982 को। 12 बना था, 12 दौसा और राजसमंद, 3 जिले साथ में बने थे, 12 दौसा और राजसमंद। ये 10 अप्रैल 1991 को बने। उसके बाद में हनुमानगढ़ बना 1994 में, और करौली 1997 में, प्रतापगढ़ 2008 में। लिख लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में राजस्थान का सामान्य परिचय मैंने आपको दिया, और मैंने पूरी कोशिश की आपको A to Z पूरी जानकारी देने की। अब अगला हम टॉपिक कौन सा पढ़े राजस्थान ज्योग्राफी का, कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें ताकि जैसे अगली क्लास होगी तो टेलीग्राम में आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके, क्लास का लिंक आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।